नमस्कार। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी लंदन में। सर्वप्रथम किसी महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था, उनका नाम था भीकाजी रुस्तम कामा। उनको भारतीय क्रांति की माँ भी कहते हैं, भीकाजी रुस्तम कामा को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, उसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये थे अफगानिस्तान में, इन्होंने एक अलग से सरकार बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप ने। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारी थी? तो ये मारी थी सरदार उधम सिंह ने। अच्छी मूवी भी आई है इसके ऊपर में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी उन्होंने लंदन में। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? तो ये थे मदन लाल धिंगड़ा। इनको फांसी कब दी गई थी और कब इन्होंने हत्या की थी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मैंने इसको अलग से करवाया है, आप उसको देख लीजिएगा। बीपीएससी गेस में उसको करवाया है मैंने। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए से। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी रास बिहारी बोस ने। अब हम लोग देखते हैं विदेशों में क्रांतिकारी संगठन जो थे उनको देख लेते हैं। तो संगठन, स्थापना और संस्थापक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। संस्थापक थे तारकनाथ दास। गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। संस्थापक थे लाला हरदयाल, रामचंद्र बकरतुल्ला, सोहन सिंह भाकना इत्यादि। हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में। संस्थापक थे राजा महेंद्र प्रताप। आज़ाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में रास बिहारी बोस ने बनाई थी। आज़ाद हिंद फौज भी रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। बाद में इनका नेतृत्व संभाला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति को देखते हैं। तो देखिए, दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पुणे में हत्या की थी 1897 ईस्वी में। विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की थी। पुलिन दास, ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे 1902 ईस्वी में। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एमएल ढींगड़ा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना की थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए थे। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले खुदीराम बोस ही क्रांतिकारी थे। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल, दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका 1912 ईस्वी में। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की। कामागाटा मारू कांड 1914 ईस्वी में। राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 ईस्वी में। काकोड़ी षड्यंत्र 1925 ईस्वी। सूर्यसेन, चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी में। इस चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 से संबंधित थे। भगत सिंह, सैंडर्स की हत्या से 1928 ईस्वी में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 ईस्वी में। पंजाब नौजवान भारत सभा 1929 ईस्वी में बनाया। राजगुरु संबंधित थे सैंडर्स की हत्या से 1928 ईस्वी में। बटुकेश्वर दत्त, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 ईस्वी में। जतिन दास, जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी उनकी 1929 में। उधम सिंह संबंधित थे लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या से।
अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से। तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसमें पश्चिमी बंगाल में बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे, जो हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम, जो मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था, वो शामिल था। पूर्वी बंगाल जो है ना, बांग्लादेश हो गया है वो। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो ये बना स्वदेशी आंदोलन के समय में। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सर सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में बनाया गया। हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी। अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। कोई मतलब नहीं था एकीकरण करने का, क्योंकि बाकी सब कुछ तो टूट ही गया था। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुस्लिम वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि अंग्रेज जो थे ना, वो फूट डालने में सफल हो चुके थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो ये थे कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ये की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो कपड़े उपड़े जलाए जाने की जो घटना थी ना, उसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये थे सर एंड्रयू फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। देखिए, फिर मैं वही रिपीट करता हूँ कि अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। अब देखते हैं मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने।
मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आगा खां, नवाब थे ये। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? ये की थी अमृतसर अधिवेशन में 1908 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन वर्ष और स्थान को देखते हैं। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में ढाका में। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में। तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में। 6, 7 और 8 में लगातार अधिवेशन हुए थे, ढाका, कराची और अमृतसर में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी आमिर अली के नेतृत्व में। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था वायसराय मिंटो ने। वायसराय मिंटो का एक और कथन है जैसे पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को ही माना है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कोर्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के 2 गुटों के प्रमुख नेता, तो अब देखते हैं। देखिए, उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया? तो ये लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये थे लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1906 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाद में मेंस की तैयारी में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे और एंगल्स को देखेंगे कि किस तरह से गणपति महोत्सव जैसे चीज़ सांप्रदायिकता की भावना लेकर के आई, जिसका कि हमें बाद में नुकसान हुआ। दिल्ली दरबार को देखते हैं कि प्रथम दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। वायसराय थे लॉर्ड लिंटन। द्वितीय दिल्ली दरबार लगा 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में। तृतीय दिल्ली दरबार लगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। द्वैध शासक का जनक जो है सर लियोनिल कोर्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग को देखते हैं। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? ये संबंधित है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? ये हुआ लखनऊ अधिवेशन में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो ये थे कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये कहा था सरोजनी नायडू ने। मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजों कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई थी आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो ये था होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक में पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए, तिलक ने पूना महाराष्ट्र से, तो एनी बेसेंट ने मद्रास अडयार से होम रूल को शुरू किया था। एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तो पत्रिका का नाम है कॉमनवेल। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। अब देखिए होम रूल आंदोलन को, तो होम रूल आंदोलन में देखते हैं कि होम रूल आयरलैंड का शब्द है, ठीक है ना। होम रूल कहाँ का है? आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। 1916 में प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब देखते हैं तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में। क्षेत्र है महाराष्ट्र और कर्नाटक। इनका क्षेत्र है मद्रास और तमिलनाडु। मुख्यालय है इनका बेलगांव कर्नाटक में। इनका मुख्यालय है अडयार मद्रास में। समिति स्वरूप की बात करें तो अध्यक्ष एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट, और अखिल भारतीय स्वरूप रहा इनका। सचिव जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना। प्रचार माध्यम मराठा व केसरी। इनका प्रचार माध्यम था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। तो ये बेसिक हमने सारा चीज़ देख लिया इसमें। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो वर्ष 1918 में। 1916 में बना, 2 साल के बाद ये एक कर दिया गया। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि लोग संबद्ध थे। अब फिर वापस से मैं बताता हूँ कि 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एनएम लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1920 में बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे NM जोशी। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी मार्च 1919 में।
प्रमुख कारखाना अधिनियम को देखते हैं। कारखाना अधिनियम गवर्नर जनरल को। कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग टू। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन। कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड वेवेल। एक बार इसको हल्के से दोबारा देख लेना है। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय। एम.एन. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 17 अक्टूबर 1920 को। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, देखिए एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 17 अक्टूबर 1920 को। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर संयंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो ये चलाया गया था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सौमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एन दत्त मजूमदार के द्वारा। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग को देखते हैं। आयोग गवर्नर जनरल और संबंध। फ्रेजर आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुलिस सुधार से संबंधित था। ये हंटर आयोग 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा पंजाब अशांति से संबंधित था। बटलर आयोग 1927 में लॉर्ड इरविन से भारतीय रियासतों के संबंध के बारे में। लिनलिथगो आयोग 1928 में लॉर्ड इरविन के द्वारा भूमि सुधार से संबंधित। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में लॉर्ड इरविन के द्वारा बारदोली में लगान वृद्धि की जांच को लेकर के। व्हीटले आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा श्रम से संबंधित। सप्रू आयोग 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा बेरोजगारी को लेकर के। क्लाइड आयोग 1940 में लिनलिथगो के द्वारा तेभागा आंदोलन को लेकर के। तो ये थे ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। तो भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हीटले आयोग का गठन किया गया था। अब देखते हैं महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी, एक परिचय को हम लोग देखते हैं। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। जन्म स्थान था पोरबंदर, गुजरात में। विवाह हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य थे इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था इनका मीराबेन। वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 ईस्वी में मुंबई से। कानून में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक मिला 1899 ईस्वी में। कैसरे हिंद की उपाधि मिली 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया था। जीवन में पहली बार जेल गए। प्रथम जेल अनुभव हुआ 1908 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता थी 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को।
भारतीय प्रवासी दिवस समझिए जनवरी में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी आए थे वापस। साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की 1924 ईस्वी में बेलगाम कर्नाटक में। ये एक ही बार अध्यक्ष रहे थे बेलगाम कर्नाटक में 1924 में। आत्मकथा था इनका सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की 23 सितंबर 1925 को। प्रमुख पुस्तकें हैं इनके सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, गीता माता, सप्त महाभारत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। देखिए क्या है, थोड़ा कंट्रोवर्सी है, पता नहीं मुझे यहाँ पे नहीं बताना चाहिए। देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग तो था ही, लेकिन ये मनु बेन के साथ जो है ना, महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया करते थे, जिसमें कि नग्न सोया करते थे अपनी रिश्ते में नातिन के साथ। खैर वो अलग केस है। आगे देखते हैं, प्रमुख समाचार पत्र को देखते हैं। द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट से प्रकाशित हुआ। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से। यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। अब देखते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। तो उपाधि और संबोधनकर्ता देखें। कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी प्रथम विश्व युद्ध के समय में, अंग्रेजों ने दी थी। भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय में लोगों ने बोला था। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने बोला। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये उपाधियां दी थी, ये उपाधियां मिली थी। वाइकम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणाकोर केरल में चलाया गया था। अब देखिए आगे उपाधियां और संबोधनकर्ता। तो मलंग बाबा ये कहा है काबालियों द्वारा। बापू ये नाम दिया था CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने। देशद्रोही फकीर ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो संबोधन के द्वारा बोला था इनको। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो वर्ष 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो ये थे रेवरेड चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु बोलते हैं इनको। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? ये स्थित है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। खेरा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी का करो या मरो। पुणे की येरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। बाद में यह जेल के रूप में इस्तेमाल होने लगा था।
महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, अब देखिए, फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में, स्थापना 1904 में। टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, 1910 में स्थापना। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद के पास, 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में, 1915 में। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में, 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में, 1936 में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो ये हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ना, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार ठीक उलट थे। उन्होंने इसको निष्ठुर बर्बादी बोला था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने, एक रेडियो प्रसारण में कहा था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के बाद जोड़ा गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार में किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये किया था एनजी रंगा ने। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा निर्णय लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगा न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। द नार्किकल एवं रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये घटी थी रॉलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये लौटाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? इस्तीफा दिया था के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया था? तो ये कमेटी थी हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो उधम सिंह ने लंदन में मार डाला था।
कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकार आदि शामिल थे। अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। 1906 ईस्वी में मुस्लिम की स्थापना हुई। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट बना। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली हस्तांतरित हुई। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया। 1942 व 1946 ईस्वी भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौतों की शर्तों को तय करने के लिए कैबिनेट मिशन असफल रहा। 1947 ईस्वी स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। अब देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। देखिए एक चीज़ तो था, उस समय जो भी लोग थे ना, वो खुल के अपनी बात रखते थे, डरते नहीं थे। अंग्रेज़ सरकार, जिसका पूरी दुनिया में समझिए साम्राज्य था और उसके शासनकाल में सूर्य अस्त नहीं होता था, उसके सामने में ये क्रांतिकारी थे ना, सर उठा के खड़े रहते थे। और ये हमारे पूर्वज थे, हमें इनसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, चलिए इस पे बात करते हैं। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट, कौन सा था? तो ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो ये बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के ऊपर कुछ प्रश्नों को देखते हैं। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था CR दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह है चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात।
नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। देखिए, चित्तरंजन दास को ना सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते थे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। अब हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण है सब देख लेते हैं। साइमन कमीशन यानी श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्केनहेड ने की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्केनहेड के द्वारा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो ये लिया अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को। महात्मा गांधी धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अब देखिए, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही थे वो। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों यानी क्रिएटिव प्रोग्राम्स को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये इनकार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। बहुत बड़ी घटना थी ये। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो ये था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की। उस दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी।
जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण बिहार की थी ये। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब देखिए, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया था। अब हम लोग देखते हैं गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन को। गांधी इरविन समझौता दिल्ली में समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना नमक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? ये लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? ये किया था KT पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेक्ड फकीर कहा था। ये फकीर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं पर भारी था उस समय, शायद चर्चिल को मालूम नहीं रहा होगा। अब देखते हैं सम्मेलन और वर्ष को देखते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। काफ़ी लंबा चलता था, 3-3 महीने चलते थे समझिए तो गोलमेज सम्मेलन। और देखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ना, उसमें गांधी जी मान गए थे कि वो गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और देखिए, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये 7 सितंबर 1931 को जो शुरू हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? ये कहा था सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन में 1931 में। अब देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट को। सांप्रदायिक पंचाट यानी कॉमनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ये की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचायत यानी कॉमनल अवार्ड के समय में। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। BR अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए क्रमशः कितनी सीटें दी गई? तो क्रमशः 71 एवं 148। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो 71 और 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ये स्थापना की थी हरिजन सेवक संघ की।
वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? ये संबोधित किया था महात्मा गांधी ने। अब देखिए, विंस्टन चर्चिल सहित अनेक नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने देखी। जब भी प्रश्न आएगा इसी प्रकृति के आसपास घूमेगा। कॉस्मोस पब्लिकेशन में जो पॉइंट को छोड़ दिया गया था उसको भी मैंने बोलते समय शामिल कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, यहाँ से लाभान्वित होइएगा। प्री निकालना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सारे फैक्ट्स को याद रखने में थोड़ा सा कई बार अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। तो बार बार रिवीजन करिए, यही इसका सफलता का एक मूल मंत्र है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे लास्ट क्लास में। इसका जो 4th क्लास होगा ना वो लास्ट क्लास होगा, मतलब उसमें कॉस्मोस पब्लिकेशन का ये सारा चीज़ जो है वो निपट जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।